नमस्कार। आप सभी साथियों का आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और सभी साथियों का धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फरीदाबाद में पंडित नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति पर कई महीने पहले भी एक छेड़छाड़ की कोशिश की गई। 2-3 दिन पहले फिर वही वारदात दोबारा रिपीट हुई और एक ऐसा घिनौना प्रयास, पहले भी एफआईआर हमने कराई जिसको कोर्ट ने स्टेटस को करके पुलिस से जानकारी मांगी कि क्या कार्रवाई की गई। सेम अब हमने एप्लीकेशन अब एफआईआर होने के बाद दोबारा लगाई है, लेकिन कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो जान करके हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और सरकार इस बात पर गौर नहीं कर रही है। नेता जो देश के आजादी के बाद जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, कई बार जेल गए और इस देश के संविधान को, जो आज जिस संविधान के तहत हम सब अधिकार पा रहे हैं, उस संविधान को देने में गांधी जी के नेतृत्व में एक पहली सरकार उन्होंने बनाई, पहले प्रधानमंत्री जिनके टाइम में आईआईटी, जितने भी संस्थान आज आप देख रहे हो जिनको लेकर के डीआरडीओ हो, जो भी हो, वो पंडित नेहरू जी की क्रिएशन थी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि उनके चरित्र को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हनन करने की बीजेपी के लोगों के द्वारा या ऐसा असामाजिक तत्वों के द्वारा कोशिश की जा रही है। बीजेपी ओपनली प्लेटफॉर्म पर बोलती है और उनके लोग जो है ये चोरी छुपे इस तरह के काम करते हैं। मैं उस प्रयास सरकार से डिमांड करूंगा, क्योंकि ये समय सबका एक साथ नहीं रहता। कल जो नेता सत्ता में है उनके कार्यकर्ता उनकी भी मूर्तियां लगाएंगे। जो सबको इस दुनिया से जाना है, हर एक का एक समय है। ना इस दुनिया में भगवान राम रहे, ना इस दुनिया में भगवान कृष्ण रहे, ना अल्लाह रहे, ना ईसा मसीह रहे, सबको जाना है। लेकिन अल्टीमेटली हम उनका स्वरूप ही पूछते हैं, किसी ना किसी रूप में अपनी भावना व्यक्त करते हैं। चाहे नेता की मूर्ति लगाएं, चाहे अपने भगवान की मूर्ति लगाएं, जिसकी भी लगाएं, अपने माता पिता की लगाएं, अपने बुजुर्ग की लगाएं, किसी की भी लगाएं। हम जो एक प्रयास है इसकी भर्त्सना करते हैं, वो चाहे किसी की भी मूर्ति हो। नेहरू जी सम्माननीय, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है। लेकिन जो भी ये काम कर रहा है देश के सौहार्द को बिगाड़ रहा है। चाहे फिर तो महाराष्ट्र में जो मन से कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है कि वो नॉर्थ इंडिया के लोगों को मार रहा है। अब इस तरीके से तो देश के अंदर सौहार्द ही खत्म हो जाएगा सारा। तो मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए जो भी इसमें असामाजिक तत्व है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, वरना कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। उपलब्धियों के जो सरकार गिनवाना चाहे उसी के ऊपर तो विपक्ष की आवाज होती है। एक इस देश में अगर कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं, और कौन बोलता है? जो सरकार काम नहीं कर रही है, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए, 15 लाख अकाउंट में डालने के वादे किए, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट लाने की वादे किए, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं तो मीडिया में भी कहता हूँ और पब्लिकली भी कहता हूँ, एक सड़कों को माइनस कर दो। वो एक ही डिपार्टमेंट है बेचारा। वो मंत्री जिससे विभाग में कर्मचारियों को भी छीन लिया जाता है, उसके कर्मचारियों पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे भी डाले जाते हैं, कि वही एक मंत्री है जो सड़कों को बनाने का काम करता है। बाकी भाजपा की सरकार 11 साल में मुझे उपलब्धि बता दे। भाजपा की सरकार ना बता सकती हो तो मीडिया बता दे, कोई आम आदमी बता दे कि ऐसा कौन सा उन्होंने विशेष कार्य किया है जो भारत ये कह सके हम पाकिस्तान आज यूएनओ में जाकर के अध्यक्ष बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हम युद्ध में जीत कर भी हार गए। कैसे हार गए कि कोई विश्व में कौन सा देश, एक देश बता दीजिए जो हमारे समर्थन में बोला हो। छोटा सा देश भूटान हमारे पड़ोस में, वो भी अगर हमारे समर्थन में बोला हो, जो कि टोटली जिसकी इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। आज हम अकेले पड़ गए, विदेशी नीति हमारी पूरी तरह से विफल हो गई। हमने, विपक्ष ने, जो हमारा फर्ज था, सरकार का पूरी तरह समर्थन किया। सरकार को कहा जो वो लड़ाई लड़ेगी उसमें पूरा विपक्ष उसके साथ एकजुट खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की भाषा में एक साथ खड़ा हुआ है। जब युद्ध समाप्त हो गया तब राहुल जी ने क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते कोई। आप कह रहे हो कि विपक्ष के नेता के नाते कार्यकाल की उपलब्धि तो वो गिनवाएं जो सरकार में बैठे हैं। प्रधानमंत्री मस्त है और शासन पस्त है। पूरा प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का जहाज लेके विदेशों में घूम रहे हैं। देश की क्या हालत है आप लोगों को पता है। हमारी इकोनॉमी अधर में लटकी हुई है। 1 लाख करोड़ का कर्जा 1 साल में बढ़ा दिया इन्होंने। मतलब जहां हमारे ऊपर 88,000 रुपए भारतीयों पे होता था, आज 4.5 लाख रुपए के करीब ऊपर, बल्कि उससे भी ऊपर एक आदमी के ऊपर कर्जा है। तो सरकार बताए कि भाई इतना कर्जा क्यों हो गया, कहाँ जा रहा है, कौन सा विकास कर दिया।
कौन से कॉलेज खोल दिए, कौन से हॉस्पिटल खोल दिए। आप गुड़गांव से बता दो सरकारी हॉस्पिटल आज तक बना हो तो। जो हॉस्पिटल हम बना गए, इन्होंने गुड़गांव यूनिवर्सिटी की कोई बिल्डिंग बनाई हो, किसी नई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाई हो, इन्होंने तो, इनके तो हर साल आपातकाल रहा है ना। हमारा तो एक बार रहा आपातकाल, उसमें तो परिस्थितियां ऐसी थी कि लगाना जरूरी था, लेकिन जब देश की संघीय ढांचे को खतरा था। अब तो ऐसा कोई खतरा ही नहीं है। अब तो केवल भारतीय जनता पार्टी के अपने निजी कोष को खतरा है। उनको जहां लगता है सत्ता जा रही है, तुरंत वो उस आदमी को जेल में डाल देते हैं। अगर आप मेरे से निजी तौर पे पूछें, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है, अगर वो जो स्टेटों में बीच में सरकारें टूट जाती हैं, उनका चुनाव उसी कार्यकाल के लिए हो जब वो टूटे। सपोज कीजिए 3 साल बाद एक सरकार टूट गई, तो बाकी की सिलेक्शन 2 साल के लिए होना चाहिए, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब है। अगर वही होगा जो 47 में जब चुनाव हुआ था, तो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था, सारे स्टेट और सारे सेंटर एक ही साथ हुए थे। लेकिन बाद में क्या होता गया, प्रदेशों में सरकारें टूटती रही और इलेक्शन बाय इलेक्शन होते गए और वो विखंडित हो गया हमारा। अगर इसको प्रक्रिया को इस तरह से बनाया जाए कि वो सेंटर और स्टेट हमेशा साथ होंगे और उस बीच में सरकार टूटती भी है, तो उसको बनेगी उतने ही कार्यकाल के लिए जितने कार्यकाल के लिए वो चुनी गई थी। आप ये बता दो, राव इंद्रजीत जब से आए, जब से मंत्री है, हमारी सरकार में भी 10 साल रहे, इस सरकार में भी 10 साल रहे, वो यही बता दें कि वो अपने किसी विभाग का कोई प्रोजेक्ट ले आए हों गुड़गांव में। तो कम से कम डिपार्टमेंटल मिनिस्टर का इतना फर्ज तो है ना कि वो अपने डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट तो गुड़गांव में, हरियाणा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में ला सकते हैं। कोई उनका कहा, वो केवल अपनी जबान की खा रहे हैं, वो किस्मत लेके पैदा हुए, किस्मत जो लेके पैदा हो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास। मैं मानता हूँ डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए, जिससे ये खरीद फरोख्त की प्रक्रिया खत्म हो। जिस तरह विधानसभा में खत्म हुई है, लोकसभा में खत्म हुई है, इस तरीके से यहाँ भी खत्म हो। तो इसी तरीके से प्रक्रिया अच्छी है कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए और इसमें जो लोकल भ्रष्टाचार है समाप्त होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग वाला।